बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। भारत का दहशतगर्द तंजीमों से गठजोड़, पाकिस्तान समेत खत्ते के अमन के लिए खतरा। वजीर खारजा और तर्जमान पाक फौज की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश। सियासी जमातों के लिए जाती मफाद तरजीह, हुकूमत और अपोजिशन की सियासी महाजराई में पिसी अवाम का पुरसाने हाल कौन। ऑलरेडी जी, टॉप स्टोरीज अब जान चुके हैं। और भारत एलओसी पर सीज फायर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 2020 की बात की जाए तो 2020 यानी एक साल के दौरान 2150 मरतबा से जायद वो सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। और पाकिस्तान में आने वाले वक्त में भी भारत अमन को सबोताज करने की कोशिशें कर रहा है। तमाम तर कार्रवाइयाँ, तमाम तर प्लानिंग्स जो हैं वो आज अया हो गई हैं। दफ्तर खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। इस मौके पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अफसरान के ऑडियो क्लिप्स भी सुनवाए गए हैं, जिसमें रॉ अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को तरगीब दे रहे हैं। जबकि एक वीडियो भी दिखाई गई है जिसमें दहशतगर्द को डिवाइस के जरिए धमाका करने का तरीकाकार बताया जा रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा से अमन के फरोग की कोशिश की है। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ बातें नहीं की गई, पाकिस्तान की तरफ से सबूत पेश किए गए हैं। लेकिन भारत हमेशा कोशिश करता है पाकिस्तान में अमन को सबोताज करने की, कार्रवाइयां करने की। और आज वजीर खारजा की तरफ से कहा भी गया कि दिसंबर में कुछ कार्रवाइयां के हवाले से भारत प्लान कर रहा है। साथ ही साथ कुछ अहम शख्सियात को टारगेट करने के हवाले से भी भारत के प्लान्स हैं। लेकिन आज भारत का मकरूह चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। डीजीआईएसपीआर और वजीर खारजा ने मुश्तरका तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि भारत को किस तरह से बाज रखा जा सकता है। ये क्या ये दुरुस्त वक्त है अब पाकिस्तान जो है मजीद अपने सुफरा को मुतहर्रिक करे, तमाम फोरम्स पर जाकर बात करे। साथ ही साथ भारत के खिलाफ क्या कोई एक्शन होगा इसके बाद। यूनाइटेड नेशन के हवाले से जो तमाम तर बातें की जाती थी, अब यूनाइटेड नेशन से हमें क्या उम्मीद लगाए रखने की जरूरत है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज फायर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी हो रही है, अब उन पर अमल दरामद कौन करवाएगा। इन तमाम तर सवालात का जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। इस वक्त जो एलओसी पर सूरत हाल चल रही है भारत के हवाले से, पाकिस्तान ने नाकाबिले तरदीद सबूत जो पेश किए हैं, इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, 2020 की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान सिर्फ एक साल के दौरान 2150 बार से जायद सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। हम हर बार जो है वो डिप्लोमेट्स को बुलाते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है। इस बार भी हमेशा की तरह एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन अब जो आर्मी चीफ की जानिब से तमाम तर सबूत भी पेश कर दिए गए हैं। तो सबसे अहम सवाल तो यह है कि ये जो सीज फायर मुआहदा है, इसकी जो खिलाफ वर्जी हो रही है, इस पर अमल दरामद कौन करवाएगा, इसका जिम्मेदार कौन है। सबसे जो अच्छी बात यह है कि एक यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्व ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान मौजूद है। वो श्रीनगर में भी है, वो मुजफ्फराबाद में भी है, वो नई दिल्ली में भी है और रावलपिंडी में भी है। तो ये इनका काम है और ये यूएन मैंडेटेड फोर्स है और जो मालूम करती है। लेकिन बदकिस्मती की बात, चूंकि हिंदुस्तान जो है वो इसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी करता है इस जंगबंदी की, तो पाकिस्तान ने कई दफा इसके ऊपर हिंदुस्तान से ये गुजारिश की है कि जब भी आपको शिकायत हो या हमें शिकायत हो तो यूनाइटेड नेशंस को जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है उसको इजाजत दी जाए कि वो इसकी तहकीकात करे। और वो एक गैर जानिबदार वो है, बॉडी है, तो वो इसकी तहकीकात करके बता देंगे कि किसने किया है। इससे पहले कि जब हिंदुस्तान इल्जामात लगाता था कि पाकिस्तान की तरफ से जो वो है आज़ादी पसंद जो ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान में से निकल के तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके तो हिंदुस्तान में आके वो शोरिश करते हैं, उसमें भी पाकिस्तान ने ये उनको पेशकश की थी कि आपको जिधर भी शिकायत है आप यूनाइटेड नेशंस के ग्रुप को ले आए और वो तहकीकात करें। लेकिन हिंदुस्तान नहीं माना। इसका मतलब है कि इन दोनों चीजों में हिंदुस्तान के मोटिव्स जो हैं वो अल्टीरियर है, वो साफ नहीं है। इससे ज्यादा और क्या आपको जो है सबूत चाहिए कि 4 कल दोनों लोग शहीद हुए, हमारे सिविलियन जिनका फौज के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, एक फौजी जवान भी शहीद हुआ, आबादियां तबाह हुई, आग लग गई, लोग दर बदर हो गए। तो ये हिंदुस्तान सिर्फ यहाँ पर नहीं कर रहा है, वो अपनी जो मसाइल है अंदरूनी उनका एक बैरूनी वो ढूंढ रहा है, एक वजह ढूंढ रही है। वो पाकिस्तान मिल जाता है, यहाँ पर बमबारी कर देता है, यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाता है।
इस खित्ते को जो है अदम इस्तेहकाम में लेके आता है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, बैनुल अक़वामी मुबस्सिर मिशन भी हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे भी हो गए, सिफारती सतह पर भी मुख्तलिफ दौरे हो गए। पाकिस्तान बाकायदा तौर पर सबूत भी देता है, आज भी डोजियर भी पेश किया गया, सबूत भी दिए गए। यूनाइटेड नेशन जो है वो भी तमाम तर सूरत देख चुकी है। इसके बावजूद भारत तो नहीं जाना चाहता, लेकिन यूएन से हम क्या उम्मीद लगाए बैठे? देखिए, अभी मेरे ख्याल में ये जो मामला है अभी बड़ा संगीन होता जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर नहीं, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसमें काफी सबूत जो है सिर्फ यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल की जो वो है, यहाँ पर जंगबंदी की जो खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके अलावा भी जो हिंदुस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, बलूचिस्तान में फैला रहा है, वो जो पुराना फाटा था जो भी पख्तूनख्वा का हिस्सा हो गया है, वहां पर जो दहशतगर्दी फैला रहा है, जो दाइश के लिए वो फंड्स मुहैया कर रहा है ताकि दाइश पाकिस्तान को जो है वजूद में लाया जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई जाए। अभी हमें मेरे ख्याल में या तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़ेगा या अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जाना पड़ेगा और वहां पर यह केस पेश करना पड़ेगा कि अगर इस चीज की रोकथाम नहीं हुई तो एक पाकिस्तान का एक सब्र का पैमाना है, और अगर वो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो इसकी बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये पाकिस्तान अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि हर दूसरे दिन यहाँ पर आप बमबारी करें, यहाँ पर आप दहशतगर्दी फैलाएं, यहाँ पर लोग अंदर भेजें और हमारे लोगों को मारें और हम उसके ऊपर चुप बैठे रहें। तो मेरे ख्याल में अभी ये कैसे सूरत हाल पैदा हो गई है कि हम इसको बैनुल अक़वामी फोरम्स पे लेके जा सकते हैं। मुख्तलिफ फोरम्स हमारे पास अवेलेबल हैं और सफारती सतह पे इसको उठाया जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के हमने नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट की अगर बात की जाए वीडियो शेप में है, ऑडियो शेप में है और तमाम तर सबूत हैं, तो शंघाई ताउन तंजीम के साथ साथ वो तमाम तर फोरम्स जहां पर पाकिस्तान सरबराही कर रहा है वहां पर भी इन तमाम तर डोजियर्स को पेश किया जाए और साथ ही साथ सुफरा को भी मुतहर्रिक कर दिया जाए। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी फोरम्स हैं, यूरोपियन यूनियन है, अक़वाम मुत्तहिदा है, इस तरह के OIC है। तो इन तमाम फोरम्स के ऊपर जो है हमें बातचीत करनी चाहिए, ये मसला उठाना चाहिए और ये जो संगीन सूरत हाल है हमें इसके ऊपर उनको कायल करना चाहिए कि अगर ये संगीन सूरत हाल इसी तरह रही तो ये सिर्फ खित्ते के अमन के लिए नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी अमन के लिए जो है वो खतरा बन सकता है। हमें अमेरिका के साथ बात करनी चाहिए कि हम अफगानिस्तान में जो उनकी मदद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए, मुज़ाकरात शुरू करा दिए, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि वहां पर अमन हो और पाकिस्तान को ही जो है निशाना बनाया जा रहा है दूसरी तरफ से। तो इन ममालिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर पाकिस्तान इतना कर रहा है तो वो पाकिस्तान के लिए कुछ करें और ये जो दहशतगर्दी फैलाई जा रही है और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हो रही है और हमारे सिविलियन जो लोग हैं उनको मारा जा रहा है, इसके ऊपर भी पाकिस्तान को जो चाहिए अमेरिका को मुतहर्रिक करे, नेटो को मुतहर्रिक करे कि अगर ये अमन खराब हुआ इस खित्ते का तो उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ब्रिगेडियर साहब, भारत के पास तो सबूत भी नहीं होते, भारत सिर्फ बात करता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं नोटिस ले लिया जाता है, एक्शन हो जाता है। आज वाज़े तौर पर सबूत पेश किए हैं DGI-SPR ने, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा तौर पर अज़ाइम के हवाले से बयान किया है कि शख्सियात को निशाना बनाए जाने के हवाले से प्लान्स हैं, आगे दिसंबर में जाकर भी कुछ इस तरह के हसास मकामात को निशाना बनाने के हवाले से प्लानिंग्स हो रही हैं। आज जो स्पेसिफिकली जो कॉन्फ्रेंस की गई है, डोजियर पेश किया गया, उसके बाद आपको लगता है कि कहीं नोटिस होगा भारत जैसे मुल्क के खिलाफ? बिल्कुल मेरे ख्याल में होना चाहिए। पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसकी बातचीत को नजरअंदाज किया जा सकता है। पाकिस्तान की एक अहमियत है दुनिया में और खासकर मगरबी दुनिया में और अमेरिका में उसकी बहुत अहमियत है। फिलहाल कम से कम इस सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल में तो है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस मुख्तलिफ जो है फोरम्स के ऊपर ये बात उठाई जाए। ये सबूत जो आज पेश किए गए हैं वो मेरे ख्याल में नाकाबिल तरदीद है और सिर्फ ये नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट्री है या विजुअल है या और है, हमारे पास गुलभूषण यादव जो है उस जैसे सबूत मौजूद है कि उन्होंने इतना दीदा दलेरी की है कि उन्होंने अपना एक जासूस जो है उसका नाम और उसकी हुलिया को बदल के उसको पाकिस्तान के अंदर भेजा और उसने जो इंकशाफात किए हैं, भारत ने बहुत कोशिश की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, लेकिन पाकिस्तान जो है उसमें कामयाब हो गया और उसने ये साबित कर दिया कि ये बंदा जो पाकिस्तान में आया था ये हिंदुस्तान की जो नेवी है उसका एक फर्द है, उसका एक ऑफिसर है
कमांडर है उसका लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का, और इसका नाम बदल करके इसको ईरान में भेजा गया और वहां पर से ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है और यहाँ पर दहशतगर्दी करता है। मेरे ख्याल में इन तमाम सबूतों के साथ अगर हम आगे जाएं तो हमारी आवाज सुनी जा सकती है। तो बरगेड साहब, नॉर्मली ये बात की जाती है जी भारत तो बाज ही नहीं आ रहा, पूरे खत्ते का अमन जो है उसने दांव पर लगा दिया है, सूरत हाल जंग की तरफ जा सकती है, जा रही है, क्योंकि भारत शायद यही चाहता है कि वो जंग चाहता है, लेकिन जंग खत्ते के अमन के हक में बेहतर नहीं है। खान साहब भी हमेशा ये बात करते हैं कि जंग मसले का हल नहीं होती, और हमने ये देख भी लिया, न सिर्फ अमरीका ने बल्कि पूरी दुनिया में अफगानिस्तान में जंग हो रही थी, आखिर में उस मसले का हल मिल बैठकर ही निकाला गया। भारत जैसा मुल्क जो दहशत गर्दाना मुल्क है, कार्रवाइयां भी कर रहा है, सबूत भी मौजूद हैं, आप क्या कहते हैं कि भारत जैसे मुल्क के साथ जंग के अलावा क्या ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं? देखिए, जंग मेरे ख्याल में इस मसले का हल नहीं है। ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या है, क्योंकि डायलॉग टेबल पर तो वो आता नहीं है। जो हिंदुस्तान कर रहा है वो हमें ये दुनिया को बताना चाहिए कि जो हिंदुस्तान जिस डगर पे चल पड़ा है वो जंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक हद होती है कि एक मुल्क आपके ऊपर जंग मुसल्लत करता है। अभी वो जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ बैठे हैं उनके ऊपर तो जंग मुसल्लत है ना, वो तो जंग के मैदान में है। तो ये जंग फैल भी सकती है अगर हिंदुस्तान जो है इस तरह इसको फैलाता गया और पाकिस्तान इसका जवाब देता गया जो देता रहा है, तो जंग हो सकती है। और अगर जंग आपके मुसल्लत की जाती तो फिर आपको जंग करनी पड़ती है, उसका और कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जब एक मुल्क आपके ऊपर हमलावर होता है उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि चले मुज़ाकरात की मेज पे बैठ के बात करते हैं। फिर आप जंग आपको करनी पड़ती है। उस जंग के नताइज बड़े खौफनाक होंगे। हमें दुनिया को ये बताना बहुत जरूरी है कि जो ये जंग आएगी इसके नताइज बड़े खौफनाक होंगे। सही, बरगेड साहब, भारत के कहीं ना कहीं पुष्टपनाही अमेरिका की हासिल रही है। ट्रंप अब तब्दील होने जा रहे हैं, जो बाइडेन आएंगे। ट्रंप और जो बाइडेन की शख्सियत में जो है वो जमीन आसमान का फर्क है। जो बाइडेन थोड़े से सॉफ्ट पर्सनैलिटी के मालिक हैं, ट्रंप जो है वो एग्रेसिव थोड़ा सा पर्सनैलिटी रखते थे, स्टांस रखते थे। क्या अमेरिका की जो पुष्टपनाही भारत को कहीं ना कहीं हासिल रही है उसमें भी कुछ फर्क आएगा? भारत को इसका भी कहीं ना कहीं खौफ लाहक है? बिल्कुल। एक देखें, जो डेमोक्रेट पार्टी है और खुसूसन जो बाइडेन साहब जो हैं, वो हकूक बशर पे उनका जो ख्यालात हैं उनसे इस्तेफादा किया जा सकता है, क्योंकि वो ये उनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है या उनका मंशूर जो है या जो बाइडेन साहब के जो ख्यालात हैं उसमें जो वायलेशन होती है जो ह्यूमन राइट्स की, उसके ऊपर उनकी जो मौक़िफ़ है वो सख्त है। तो हमें अभी ये एक केस तैयार करना चाहिए, अभी से हमें एक केस तैयार करना चाहिए। हालांकि बाइडेन साहब जनवरी में कहीं आएंगे, तो हमें यह केस तैयार करना चाहिए कि जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भारत मकबूजा कश्मीर में कर रहा है उसको किस तरह अमेरिका में पेश किया जाए और अमेरिका की जो नई इंतजामिया आती है उसके सामने पेश किया जाए कि जो ये जुल्म हो रहा है वहां पर, जिसको दुनिया रिपोर्ट नहीं कर रही है लेकिन हम उसके मवाद इकट्ठा करके उनके सामने सबूत पेश कर सकते हैं, ताकि अमेरिका जो इसके ऊपर हुकूक बशर के ऊपर बात करता है और कभी कभी बाकी दुनिया को बहुत वो मलामत करता है, वो कम से कम इसके ऊपर भी बोले। सही, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और तमाम तर सिचुएशन पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास अब बेहतर वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज जिस तरह से DGISPR ने डोजियर पेश किया, तमाम तर सबूत पेश किए, नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, और यहाँ तक कि तमाम ऑडियो वीडियोज़ की शक्ल में सबूत सामने आ गए और पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद हैं और भारत किस तरह से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन वक्त है कि तमाम तर फॉरम्स पर इस मसले को उठाए, अपने सुफरा को मुतहर्रिक करे, ताकि रजिस्टर करवाया जा सके कि भारत किस तरह से पाकिस्तान में अमन को सबोताज करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैरूनी तौर पर तो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है, अंदरूनी तौर पर, सियासी तौर पर मुस्तहकम होना कितना जरूरी है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आवर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और आजकल पाकिस्तानी सियासत में मरियम नवाज़ के इंटरव्यू के चर्चे हैं, उनके बयानात की गूंज है, और मरियम नवाज़ के इंटरव्यू ने एक नई बहस छेड़ दी थी, लेकिन उसके बावजूद गुज़िश्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन था और जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ ने एक बार फिर से जो है इदारों को मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि अगर इदारे इमरान खान के पीछे से हट जाएँ तो इमरान खान 24 घंटे भी नहीं टिक सकेंगे। जबकि नवाज़ शरीफ का बयान अभी भी सख्त है, लेकिन मरियम नवाज़ मशरूत मुज़ाकरात का इंदिया दे रही हैं। इसको
जिसको अचंभे से देखा जा रहा है कि क्या मरियम नवाज अपने चचा के मफाहिमाना अंदाज की तरफ रागिब हो चुकी हैं, क्या उनसे कायल हो चुकी हैं, या पसे पर्दा मुज़ाकरात या ऐसी कोई बातचीत चल रही है जिसके बाद रवैये में लचक देखने में आ रही है। और कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात मुमकिन है। एक तरफ तो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, इंदिया दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात होंगे, दूसरी तरफ खबरें अंदरूनी तौर पर ज़राए के मुताबिक ये भी आ रही हैं कि पंजाब और मरकज़ में तब्दीलियों की बातें हो रही हैं और ऑपोजिशन इस पर गौर कर रही है कि सबसे पहले उस्मान बुज़दार यानी कि वज़ीर आला पंजाब को हटाना ऑपोजिशन का सबसे पहला टारगेट है। ऑपोजिशन रहनुमाओं से ज़राए के मुताबिक तफसीलात में जो आ रहा है कि राबते भी किए जा रहे हैं, इशारे दिए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत में अहम तब्दीलियां हो सकती हैं। एक तो हम सियासी मंजरनामे की तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या सियासत में सिर्फ ज़ाती मफादात ही हैं, अवामी मफादात को कब तरजीह दी जाएगी, पाकिस्तानी सियासत अवाम को क्या डिलीवर कर रही है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया एंकर पर्सन है तज्ज़ियाकार आदिल शाहज़ेब साहब ने। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आदिल साहब, इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी चल रही है, जो सियासी माहौल चल रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से जो बात की गई, जो नैरेटिव पहले आ रहा था नून लीग की तरफ से, खासतौर पर नवाज शरीफ का बड़ा सख्त बयान था, लेकिन अब एकदम से जो सिचुएशन तब्दील हो गई है, मरियम नवाज जो है मशरूत मुज़ाकरात की बात कर रही हैं, तो पहले जो सख्त बयान आ रहा था ये उसका रद्द है या हालात में से कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश है? देखिए, हम सबको पता था कि मियां साहब ने शुरू से एक हार्ड लाइन और एक हार्ड स्टांस जो लिया था उन्होंने, वो कहीं ना कहीं जाके मुज़ाकरात की जो एक विंडो है उसमें जाके खुलेगी, और वो तभी खुलती जब थोड़ी सी लचक मियां साहब दिखाते। और हमने देखा कि बाज़ लोग कहते हैं मुस्लिम लीग नून के कि जी हम तो शुरू दिन से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा शिफ्ट है मुस्लिम लीग नून की एक जो पॉलिसी थी, और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि पार्टी के अंदर भी दबाव था, स्पेशली जो सेकंड टियर लीडरशिप थी, उनका ये था कि हम इस तरह से ये नैरेटिव लेके आगे चलना हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। खुसूसन अयाज सादिक साहब हो गए या ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, 3-4 और उनके बड़े सीनियर रहनुमा ऐसे थे जो समझ रहे थे कि अब मियां साहब ने जो एक मोमेंटम सेट करना था ओपोजिशन की तहरीक के लिए, वो चूंकि अब सेट हो चुका है, तो हमें थोड़ी बहुत अब लचक दिखा के, और आई थिंक कि जिस तरफ मुल्की हालात काशिफ चले गए थे, तो उसमें मियां साहब को डेफिनेटली लचक दिखानी थी जो उन्होंने दिखाई है। लेकिन इसमें अहम किरदार जो है वो पीपल्स पार्टी ने अदा किया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का यही स्टांस बिलावल का वो शुरू दिन से रहा है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का एक ऑप्शन खुला रखना चाहिए। इसके कंपैरिजन अगर मुस्लिम लीग नून के नैरेटिव से करें तो उन्होंने शुरू से वो किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे। यही नैरेटिव मौलाना साहब का भी था। तो मरियम का जो अभी स्टेटमेंट जो सामने आई है बीबीसी के इंटरव्यू में, इससे आपको याद होगा कि एक दिन पहले उनकी बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी हुई थी, और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि उस मुलाकात में भी इस पर बात हुई थी कि हमें मुज़ाकरात की तरफ कम से कम एक विंडो खोल लेनी चाहिए। लेकिन बावजूद उसके मेरे ख्याल में पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ आइंदा। लेकिन ये जो एक मशरूत पेशकश की गई है, मुज़ाकरात की बात की जा रही है, इससे इस सियासी दर्जात में आपको लगता है कमी आएगी? और साथ ही साथ दो क्वेश्चन है आदिल, इस बातचीत जो की जा रही है, खान साहब हमेशा कहते हैं जी एनआरओ मांगते हैं, एनआरओ नहीं मिलेगा, इस बातचीत के मकासद क्या हो सकते हैं? और दूसरी तरफ इसी क्वेश्चन का दूसरा पहलू कि कल तक तो ये कहते थे कि सियासत में इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इदारे मुदाखलत से गुरेज करें, लेकिन अब सियासत में खुद ही मुदाखलत की बात कर रहे हैं। क्या चाह रहे हैं ये? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे ही मरियम नवाज का इंटरव्यू आया तो उस वक्त से हम भी यही सवाल मुस्लिम लीग नून की सारी लीडरशिप से पूछ रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं, आपका पूरा नैरेटिव ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत नहीं करनी चाहिए, वोट का जो तकद्दुस है उससे वो पामाल होता है, लेकिन दूसरी जानिब आप उसी एस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहे हैं कि इमरान खान को आप घर भिजवाएं, फिर हमसे मुज़ाकरात करें, फिर इंतखाबात हों वो शफाफ हों जिसमें हम आके और हुकूमत संभाल लें। तो ये तो बिल्कुल एक कन्फ्यूजन सी फैल रही है उससे कि आप चाहते क्या हैं। क्या आप इक़्तिदार चाहते हैं या आप वाकई चाहते हैं कि वोट को इज्जत मिले? तो
ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उससे एक इंप्रेशन ये जरूर मिल रहा है। लेकिन उनका जवाब फिर ये होता है कि देखें, उसमें दो राय नहीं है कि खान साहब को ये लोग खुद लेके आए थे, तो अब खान साहब को गिराना भी इन्होंने ही है। और जब तक दस्ते शफकत, और ये मैं आपको शायद खकान अब्बासी की जो मेरे साथ गुफ्तगू हुई है, और उनका ये कहना है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते शफकत खान साहब पर रहेगा तो ना अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, ना वो घर जाएंगे। और जैसे ही वो दस्ते शफकत उनसे हटाते हैं तो खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो हफ्ता 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहेगी, उनके इत्तेहादी भी भाग जाएंगे। काफ लीग को का वो इशारा दे रहे थे कि काफ लीग हमारी तरफ आ जाएगी। तो वो ये समझते हैं कि अभी तक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, एक तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट का एक स्टांस ये है कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, हम आईनी और कानूनी तौर पर हमारा उनको उनको सपोर्ट करना बनता है। लेकिन जो ओपोजिशन जो लेकिन नैरेटिव साथ ही बना साथ चुकी ये है लोग ये बात भी तो करते हैं कि आइन के दायरा कार में रहते हुए हम तमाम तर चीजें करेंगे, तो आईनी तौर पर ये कर सकते हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट के हवाले से बात होती है, फ्लोर के हवाले से बात होती है, आइन में रहकर भी तो ये मामला चल सकते हैं। तो फिर ये जो एक शर्त रख दी गई है, इस शर्त के साथ क्या मुज़ाकरात मुमकिन है, आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, इस शर्त के साथ तो आगे मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिकली इस तरह बढ़ सकता है, क्योंकि आप किस हैसियत में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, और वो भी सियासी मामलात पे। आइन के तहत तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जाहिर बात है वो खुद अपनी नफी कर रहे हैं, और मैं इस तरह से होते नहीं देख रहा। इसलिए मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है ये आगे जाके बढ़ेगा, क्योंकि अगर अदम एतमाद ये लोग ले आते हैं, क्योंकि ओपोजिशन की जमातें ऑफ द रिकॉर्ड भी सहाफियों से जो उनके सीनियर रहनुमा है वो साफ अल्फाज में ये कह रहे हैं कि हम अगर अदम एतमाद लाएं, हम चाहते ये हैं कि खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट उसमें सपोर्ट ना करे, और उसकी वजह से वो समझते हैं कि काफ लीग भी उनके साथ आएगी, और वो ये समझते हैं कि MQM भी उनके साथ आएगी। और आपको पता है कि नंबर गेम में अगर ये दो जमातें दूसरी तरफ चली गई तो फिर हुकूमत गिराना ओपोजिशन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वो साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि हमारे पास तो ऑप्शन है, हम ये तो नहीं कह रहे कि इस्टेब्लिशमेंट आए और खान साहब को बसाते खुद घर भिजवाए, लेकिन जब हम इन हाउस चेंज की बात करें या तहरीक अदम एतमाद की बात करें तो वो इदारे आके फिर खड़े होके और खान साहब की सपोर्ट ना करें। तो देर वेरी क्लियर अबाउट इट। कि क्या PDM का बयानिया ये कहा जा सकता है कि मज़ाहिमत से मफाहिमत में तब्दील हो रहा है? देखिए, अल्टीमेटली मफाहमत में तब्दील होगा, और उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर आप बिलावल की बात करें तो पीपल्स पार्टी शुरू से, पीपल्स पार्टी ने अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस है, वो बंद नहीं की। मुस्लिम लीग नून वाई जमाती जिन्होंने ये दरवाजे अचानक बंद कर दिए थे, और मौलाना फजल रहमान भी पहले भी उनसे राब्ते हुए थे, अभी भी मौलाना साहब से राब्ते भी हो रहे हैं, उन्हें डिफरेंट ऑफर्स भी की जा रही हैं, और वो एंगेज्ड हैं, मतलब वो बातचीत कर रहे हैं उनसे। और ये नहीं कि वो अपने मौकिफ से पीछे हटे हैं या वो हट जाएंगे। लेकिन एक आप सियासत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप कंप्लीटली दरवाजे बंद कर दें, क्योंकि जब भी आप दरवाजे बंद करेंगे आप बंद गली में चले जाएंगे, जो इस वक्त हमें लग रहा है। 2-3 दिन पहले तक हमें लग रहा था कि यार PDM कैसे इस बंद गली से निकलेगी, लेकिन ये जो मुस्लिम लीग नून का एक शिफ्ट आया है तो डेफिनेटली ये वैसे ही नहीं आया, इस पे सोचो विचार हुई है, बिलावल से गुफ्तगू हुई, मौलाना साहब से उनकी गुफ्तगू हुई है, और अभी ये कल परसों जो है PDM के बड़े अहम इजलास होने हैं, तो उसमें भी इस पर डेफिनेटली बात होगी। फिर आगे जाके पिशावर जलसे में इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। तो मैं ये समझता हूं कि आपने जो बात की कि मफाहमत की तरफ जा रही है, मैं मफाहमत तो नहीं कहूंगा, लेकिन आई बिलीव कि उनका एक जो हार्ड और हार्श स्टांस था, लेकिन आदिल, एक और फैक्ट ये है कि एक जमहूरी निज़ाम है जिसमें अवाम वोटों के जरिए मंतखब करते हैं। अगर उन्होंने खान साहब को मंतखब किया तो डेफिनेटली खान साहब ने एक मंशूर दिया था, एक मैनिफेस्टो लेकर आए थे, एक उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर दिया था। इनको क्या स्ट्रक्चर, क्या मंशूर देने की जरूरत नहीं है, एक निज़ाम देने की जरूरत है कि अगर हम आते हैं तो हम ये करेंगे। पाकिस्तानी सियासत अवाम को क्या डिलीवर कर रही है सारी सिचुएशन? देखें, उसमें टू बी ऑनेस्ट इस पे नहीं जाते कि खान साहब कैसे इलेक्ट हुए कैसे इलेक्ट नहीं हुए। मेरे ख्याल में नहीं, माय पॉइंट इज कि पाकिस्तानी सियासत अवाम को क्या दे रही है। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं पिछले 2.5 सालों से, और PDM कभी ना बनती
ये लाखों लोग उनके जलसों में कभी ना आते अगर खान साहब डिलीवर कर जाते। मसला ये है कि उन्होंने जो आवाम को इतने गैर हकीकी बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, वो पूरे नहीं कर सके, बल्कि बेसिक चीजें आप मतलब फूड इन्फ्लेशन तक कंट्रोल नहीं कर पाए। बाकी तो उनकी कारकर्दगी पर फिर कभी बात कर लेंगे तफसीलन। तो पाकिस्तानी सियासत में अनफॉर्चुनेटली इसी तरह होता रहता है। कुछ थोड़ा बहुत भी अगर इकोनॉमी ट्रैक पर आई, लेकिन कंस्ट्रक्शन आदिल, देयर इज इंडस्ट्री और नथिंग न्यू। ये दोनों जमातें भी तो 35 ईयर से कर रही हैं हुकूमत। इन्होंने क्या दिया था आवाम को? नहीं देखिए, वो तो एक रेट्रिक है ना कि इन्होंने मुल्क को लूट लिया था, इन्होंने मुल्क को तबाह कर लिया था। लेकिन जब आप और मेरे जैसे लोग जब बैठ के, और हम तो फिगर्स को कंपेयर करते हैं ना, जब मुस्लिम लीग नून जा रही थी तो 6% का वो ग्रोथ छोड़ गई थी। शरह तरक्की पाकिस्तान की 6% थी। पाकिस्तान की का जो रुपए था वो आपको पता है 110 तक वो छोड़ के गए थे। आज वो 160 165 वर्सेस डॉलर वो ट्रेड कर रहा है। आपके जो बैरूनी कर्जे थे वो आपको पता होगा कि इन 2 सालों में इतने ये गवर्नमेंट ले चुकी है जितने वो 5 सालों में लेके गए थे। लेकिन वो देखिए कि इसका तो खान साहब बड़ा अच्छा जवाब पेश कर देते जी। फ्रजाइल प्लान था जिसकी वजह से कर्ज लिए गए थे, तो इस वजह से ये सारी सहूलियात, अब हम कर्ज नहीं ले रहे, हम चीजें बेहतर कर रहे हैं, इस वजह से तब लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा था, अब नहीं कर पा रहे। नहीं देखें, ये बात तो नहीं है दुरुस्त कि अब हम कर्ज नहीं ले रहे। कर्ज बड़ी तेजी से आप पे चढ़ रहा है। जो पिछले 35-40 सालों में इन लोगों ने कर्ज लिया था उससे डबल रेशो पे बड़ी तेजी से वो चल रहा है। लेकिन मसला क्या है काशिफ? मसला ये है कि आपने इकोनॉमी में ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। आप आईएमएफ के पास लेट गए, आपने इंटरेस्ट रेट 13% पे पहुंचा दिया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री का बिल्कुल रोक के रह गई। फिर उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। जो आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी वो तो 2-3 और करोड़ अभी लोग भी बेरोजगार आपको मुआशी हो आशारिये चुके हैं। दुरुस्त नहीं बताए जा रहे हैं। अभी भी आप जो पब्लिक को आप अपने आशारिये बताते हैं वो भी दुरुस्त नहीं होते। नहीं, अभी तो टू बी ऑनेस्ट मैं खुद ये समझता हूं कि इन 2-2.5 सालों में अगर इकोनॉमी में कुछ मस्बत मुझे नजर आ रहा है, कुछ होप नजर आ रही है, इट्स नाउ। अभी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक बूम आया है, या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपके चाइनीज ऑर्डर आपके पास आ गए हैं और उसमें आपको एक्टिविटी नजर आ रही है। सीमेंट को आप देख लें या स्टील आप देख लें, हाँ, उसमें बेहतरी आपको नजर आ रही है। दूसरा, रुपए थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन हुआ है, जिसकी वजह जो है, एक तो रेमिटेंसेज आपके पास डॉलर्स जो हैं वो बाहर से, तरसीले जर जो है उसमें इजाफा हुआ है। जो रोशन पाकिस्तान उनकी एक स्कीम लॉन्च हुई थी, तो जो बेसिकली जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं वो आपको थोड़ा बहुत तो नजर आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नेंस के, फॉर एग्जांपल, अब उस्मान बुज़दार साहब जो है, कोई मुल्क में आपको ऐसा जर्नलिस्ट या एनालिस्ट या पॉलिटिशियन नहीं मिलेगा जो कहेगा कि खान साहब ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। वी डोंट हैव एनीथिंग पर्सनल अगेंस्ट हिम। Got your point. Thank you very much. आदिल शाहज़ेब साहब एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद थे और पॉलिटिकल सिनेरियो पर बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं समहाउ खान साहब भी डिलीवर तो नहीं कर पा रहे, गवर्नेंस के बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन साथ ही साथ अपोजिशन की बात करें तो सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा। जो कहा जा रहा था कि सियासत बंद गली में जा रही है, हमेशा तौर पर सियासत में एक ऑप्शन होता है और वही इसीलिए लचक आ रही है तमाम तर बयानियों में भी। लेकिन देखना यह है कि यह सियासत अवाम को क्या डिलीवर करती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।